व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, इस चैप्टर में हमें कवर करना है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था क्या होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनकी नेसेसिटी क्या होती है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें से हमारे जो 3 मेन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इन सब पे डिस्कशन बच्चों हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रिमेनिंग वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं उसमें से पहला प्रिंसिपल है आपका बिजनेस एंटिटी, जिसे सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है। एक ही प्रिंसिपल है, अलग अलग नाम से इसे बच्चों हम लोग जानते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपसे कहता है हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के करेंगे कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों अलग अलग पर्सन है। आपको अकाउंटिंग करते वक्त हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, ना कि बिजनेसमैन के। अगर आप दोनों में डिफरेंस नहीं करेंगे, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में मिला दिया तो यू विल नेवर कम टू नो कि हमारा बिजनेस हमें क्या कमा के दे रहा है। तो अगर हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है, उसके लिए हमें बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस से अलग करना पड़ेगा। यही बच्चों हमें समझाता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। यहां रीड कर लेते हैं, ये हमसे क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। दोनों क्या हैं? अलग अलग पर्सन है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बिजनेस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। If this assumption is not followed, अगर आपने बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग नहीं किया, अगर आपने बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में मिला दिए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस एंटिटी कैन नॉट बी असर्टेन। आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बिजनेस ने क्या कमा के दिया है, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक है बच्चों, हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के करेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है? हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के ट्रांजैक्शन में मिला दिया, यू विल नेवर कम टू नो कि हमारा बिजनेस हमें क्या अर्न करके दे रहा है। अगला बच्चों जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमसे कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, और ऐसे लेन देन जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो गुड्स परचेज फॉर कैश, यहां बच्चों इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन प्यार, मोहब्बत, धोखा, देशभक्ति, इन सब में कहीं पर भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। इन तरीके के लेन देन को आप रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजैक्शन इन इवेंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम सिर्फ उन्हीं लेन देन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। ऐसे लेन देन जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हमें जगह नहीं देना है। इन अदर वर्ड्स, मनी इज कॉमन डिनोमिनेटर यूज फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड किया जाएगा और वो है मनी। By expressing all transaction in terms of money, the different transaction expressed in different units are brought to a common unit of measurement, that is money. अब अलग अलग जो ट्रांजेक्शंस हैं ना बच्चों, वो अलग अलग यूनिट्स में होते हैं, उनका मेजरमेंट का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इन सभी को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा? इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे सपोज बच्चों आप लोग 10,000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, आप 10,000 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, तो ये 10,000 यूनिट्स का मॉनेटरी वैल्यू कितना है? तो सपोज एक यूनिट कितने का है? ₹10 का है। तो बच्चों यहां पर इसका जो मॉनेटरी वैल्यू निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 1 लाख। तो इन गुड्स को कितने से रिकॉर्ड किया जाएगा? 1 लाख से। अब आप कोई और पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करते हैं जिसका मेजरमेंट किसी और यूनिट में होता है, तो वहां पे आपको उसकी यूनिट को कंसीडर नहीं करना है, आपको उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कंसीडर करना है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हमसे कहता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जगह दी जाएगी जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको मॉनेटरी वैल्यू में ही रिकॉर्ड करने हैं।
नेक्स्ट बच्चों जो है हमारे पास वो है अकाउंटिंग पीरियड, जिसे बच्चों हम लोग पीरियडिसिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या कहता है हमसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? सर आपने बताया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमसे कहता है हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे ये सोच के करेंगे कि बिजनेस की एक इनडेफिनेट लाइफ है, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली चलता ही चले जाएगा, हमें बिजनेस को बंद करने का हमारा या बिजनेसमैन का कोई भी इंटेंशन नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आपका जो बिजनेस है वो चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, और आपको 30, 40, 50 साल बाद पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस तो लॉस में था। तो इसके लिए बच्चों यहां पर आपका आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो कि हमसे कहता है कि बिजनेस की इनडेफिनेट लाइफ को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और जनरली जो इसका स्मॉल पार्ट रहेगा से 1 ईयर। आप बिजनेस की इनडेफिनेट लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और जनरली वो जो पार्ट रहेगा बिजनेस की लाइफ का उसको आप बोल सकते हैं 1 साल। आप उस हर 1 साल की क्या करिए, अकाउंटिंग करिए, सो डेट आप अपने परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, चेक कर सकें। तो बिजनेस की जो होल लाइफ है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हर उस छोटे पार्ट का बच्चों हम क्या करेंगे, हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, हम उसमें परफॉर्मेंस चेक करेंगे, हम उसकी मदद से ये पता लगाएंगे कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ना ये बच्चों एक्सटेंशन है। गोइंग कंसर्न ने आपसे कह दिया आप ये सोच के अकाउंटिंग करिए कि बिजनेस की क्या है, इंडेफिनेट लाइफ है, लेकिन पीरियडिसिटी का प्रिंसिपल बीच में आके कहता है क्योंकि उस होल लाइफ को क्या करिए, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, सो डेट हम उस स्मॉल पार्ट का क्या कर सकें, उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकें। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ of an enterprise is broken into smaller period so that its performance is measured at regular intervals। आप अपने बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए सो डेट हम उस पर्टिकुलर पीरियड के परफॉर्मेंस को चेक कर सकें, और कभी हमसे कुछ डेफिशिएंसीज निकल कर आ रही हैं तो उन डेफिशिएंसीज को दूर कर सकें। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर विद अनदर एंड फिक्सेस अप द टाइम फ्रेम फॉर विच परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड। तो ये जो प्रिंसिपल है इसकी मदद से हम एक पीरियड का दूसरे पीरियड के परफॉर्मेंस से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, आपका बिजनेस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, आप परफॉर्मेंस कब चेक करेंगे? तो इस प्रिंसिपल ने आपसे बोला कि आप अपने बिजनेस की लाइफ को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, हर एक पार्ट की अकाउंटिंग करिए सो डेट हम इस ईयर के अपना जो परफॉर्मेंस है उसको नेक्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस से क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। तो ये बच्चों गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का एक्सटेंशन आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपसे कहता है कि आपके बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, सारे के सारे फैक्ट्स आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि फैक्ट्स कंसील करने के लिए बनाए जाते हैं। तो बिजनेस से जुड़ी हुई सारी जरूरी जानकारियां आपको जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज ए मींस ऑफ कन्वेइंग। ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कैसे एक्ट करने चाहिए, ये एक मीडियम होना चाहिए जिसकी मदद से हम सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके एंड नॉट कंसीलिंग। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आपने छुपाना नहीं है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सो दैट द इंफॉर्मेशन मे बी यूजफुल टू द यूजर्स। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी इंपॉर्टेंट, सारे रिलायबल और सारे रिलेवेंट फैक्ट्स होने चाहिए सो डैट उनकी मदद से जो आपके यूजर्स हैं वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। लेकिन बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ना वो इससे थोड़ा सा ना कॉन्ट्रा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपका आता है मटेरियलिटी। इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ने आपसे क्या कहा, सारी बातें बताइए, लेकिन मटेरियलिटी का प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है, आप सारी बातें मत बताइए, आप सिर्फ उन्हीं जरूरी बातों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से यूजर्स तक पहुंचाएं जो उनको जानना जरूरी है, जिससे उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो उसको मैं कंपेयर करके अगर आपको समझाऊं तो फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल आपसे कहता है कि अगर हमारे पास एक 100 रुपए का कैलकुलेटर है ना तो वो कैलकुलेटर भी हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। आ रही बात समझ में? लेकिन आप मुझे बताइए कि एक ऐसी कंपनी जिसका मल्टी मिलियन में टर्नओवर है उसके लिए ये 100 रुपए का जो आपका कैलकुलेटर है ये कोई वर्थ रखता है क्या? नहीं सर, ये उसके लिए मटेरियल नहीं है। तो मेरी कोई ऐसी कंपनी है जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर है और 1 लाख रुपए का हमारे ऊपर लोन चल रहा है, तो ये बात मटेरियल है क्या? नहीं है।
लेकिन मेरी कंपनी है जिसका पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड ही 5 लाख है, अब 5 लाख में से अगर मेरे ऊपर 1 लाख का लोन है ना, तो ये बात मेरे लिए मटेरियल है। तो फुल डिस्क्लोजर का कॉन्ट्रा करता है ये प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर कहता है सारी बातें बताऊं, लेकिन मटेरियलिटी का प्रिंसिपल आपसे कहता है कि उन्हीं जरूरी फैक्ट्स को आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी चाहिए जो किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस, according to the materiality principle, all relatively relevant items, the knowledge of which might influence the decision of the users of the financial statement should be disclosed in the financial statement। वही जरूरी बातें बताइए जो कि किसी की डिसीजन मेकिंग को क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। Materiality principle requires that items or events having an insignificant economic effect of not being relevant to the users need not be disclosed। ऐसी चीजें जो किसी के लिए जानना जरूरी नहीं है, जैसे मेरे पास करोड़ों का टर्नओवर है मेरे बिजनेस का और मेरे पास एक 100 रुपए का कैलकुलेटर है, भाई इसमें किसी का क्या इंटरेस्ट है। और आप देख रहे हैं कि जहां मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है उसमें 1 लाख रुपए तो मैंने लोन ही लगा के रखा है, यह चीज किसी के लिए रिलेवेंट हो सकती है। तो उन्हीं जरूरी फैक्ट्स को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए जो कि किसी की डिसीजन मेकिंग को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों प्रूडेंस का प्रिंसिपल, जिससे कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल भी बोला जाता है। प्रूडेंस का प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जो आपके एक्सक्यूज मी, आपके जो होने वाले खर्चे हैं उनका पहले से अरेंजमेंट करते चलें, लेकिन जो आपकी होने वाली इनकम है उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चा आने वाले दिनों में ना 10 लाख का खर्चा है, आप अभी से टेंशन में चले जाइए और उसका अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा कल मिलना मुझसे, कल मैं तुझे 10 लाख रुपए देने वाला हूं, तो आप ये खुश होकर अभी से 10 लाख खर्च मत कर देना कि कल तो मयंक सर 10 लाख रुपए देने ही वाले। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रूडेंस का प्रिंसिपल ना हमसे कहता है कि भैया जैसे हम लाइफ में कंजर्व होकर चलते हैं ना, आप भी अपनी घरों में आपने देखा होगा कि हमारे जो आने वाले आगे के टाइम के खर्चे होते हैं उसका हमारे घर वाले पहले से ही अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रूडेंस का प्रिंसिपल यहाँ अकाउंटेंसी में भी अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, होने वाली इनकम को ना भैया इग्नोर कर दो, जब होगी तो होगी, अच्छा ही है हमारे लिए, बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस शुड बी अप्लाइड, लेकिन होने वाले खर्चों के लिए पहले से ही तैयारियां स्टार्ट कर दो। तो क्या बोला हमसे प्रूडेंस के प्रिंसिपल ने, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, होने वाली इनकम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको पहले से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, जब वो होगी तब कंसिडर करना, लेकिन होने वाले लॉसेस के लिए पहले से ही आप अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इन अदर वर्ड्स, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दैट इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in such a manner that profit and assets are not overstated and the losses and liabilities are not understated। in other words, दूसरे शब्दों में यह प्रिंसिपल हमसे कहता है कि अकाउंटिंग करते वक्त अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट है, कोई अनसर्टेनिटी है, तो चाह कर भी ना आप अपने प्रॉफिट्स को और एसेट्स को बढ़ने मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके के लॉसेस होने वाले हैं और अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ने वाली है तो उसको आप पहले से ही उसका अरेंजमेंट कर लीजिएगा, उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। तो प्रॉफिट और एसेट्स को ओवर एस्टिमेट नहीं होने देना है और हमारे जो लॉसेस और लायबिलिटीज है उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं होने देना है। तो इस प्रिंसिपल के बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि हम अपने एसेट्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। आपको भी पता है बच्चों, इनकी जो वैल्यूज होती हैं तो हर दिन चेंज हो रही है, अरे हर समय चेंज हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मार्केट वैल्यू होती है, रियलाइजेबल वैल्यू होती है, इन सब में बहुत जल्दी जल्दी क्या होते हैं बच्चों, फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अगर मैंने बैलेंस शीट में एसेट्स रिकॉर्ड करके रखे तो उनकी वैल्यू तो बार बार चेंज हो रही है, तो क्या मैं बार बार बैलेंस शीट ही चेंज करते चले जाऊंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहां आपकी मदद करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। ये आपसे कह रहे हैं कि जिस भी एसेट को आपने परचेज किया है आप हमेशा उसको रिकॉर्ड करिए कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे। जितना आपने परचेज किया है, सपोज मैंने कोई एक एसेट परचेज किया है इन द फर्स्ट ईयर फॉर ₹1 लाख, अब मुझे पता है कि भाई साल भर में ना ये इसका 10,000
का जो है डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10% के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने में दिखाऊंगा, 90,000 में। ऑल दो इसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, ये एसेट ना मैंने यूज खरीदने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। तो मार्केट में इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या चल रही है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही होगी 95, हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 97,000, 95,000 और 97,000, लेकिन मैंने इसको बेचने के लिए तो नहीं खरीदा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी कॉस्ट को ही बेस बना के इसको रिकॉर्ड करते चले जाऊंगा हर साल। बस हम इसमें से क्या माइनस करते चले जाएंगे, इसका डेप्रिसिएशन माइनस करते चले जाएंगे। तो चूंकि आपने ये एसेट बेचने के लिए नहीं खरीदा है, यूज करने के लिए खरीदा है, तो आपको इसकी बार बार जो इसकी मार्केट वैल्यू है, जो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। यहां देखिए, एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस इन वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो आप अपने एसेट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अकाउंटेंट्स ने आपको सलाह दी आप उनको रिकॉर्ड करिए परचेज प्राइस पे, कॉस्ट पे, और धीरे धीरे उसका जो डेप्रिसिएशन है वो उसमें से माइनस करते चले जाइए। क्योंकि इन एसेट्स को आपको बेचना नहीं है तो हमें इनकी रिलायजेबल वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है। वैसे भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, रिलायजेबल वैल्यू हर थोड़े दिनों में चेंज हो जाएगी, बार बार थोड़ी नहीं बैलेंस शीट चेंज करोगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप मुझे ये बताइए बच्चों कि आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं आप उनको कहां से पूरा करते हैं। आप अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं अपनी रेगुलर इनकम से। कभी आपने ऐसा देखा कि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए अपनी घर की प्रॉपर्टियां बेच रहा है, किराया भरने के लिए घर की प्रॉपर्टी बेच रहा है, दूध वाले का पैसा देने के लिए घर की जो प्रॉपर्टी उनको बेच रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। रेगुलर नेचर के जो खर्चे होते हैं ना, वो आपको अपनी रेगुलर नेचर की इनकम से पूरा करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड मैचिंग। इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है, ये आपसे कहते हैं कि अगर आप इस साल का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना चाहते हैं तो इस साल के ट्रांजैक्शंस में आपके अगर किन्हीं और सालों के खर्चे और इनकम क्या है इंक्लूड हो गए तो उसको उठा के बाहर कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि बच्चों अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना है तो हमें इस साल की इनकम से ही इस साल के एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करना है। अगर हमारी इनकम में और एक्सपेंसेस में किन्हीं और सालों के इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है तो उसको उठा के हमको बाहर करना पड़ता है। इसीलिए बच्चों हमको प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मुझे साल भर में 12,000 रुपए का रेंट देना चाहिए। 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से साल भर में 12 महीने का मेरा रेंट कितना बनता है, 12,000। लेकिन मैंने इस साल कितना पे करके रखा है, 14,000 पे करके रखा है। तो इसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस साल का खर्चा आप 12,000 ट्रीट करेंगे, ना कि 14,000। तो आपको इसमें से जो 2,000 है वो प्रीपेड रेंट बना के क्या कर देना चाहिए, सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। और इस साल का खर्चा कितना ट्रीट करना चाहिए आपको, 12,000 रुपीज। इज दैट क्लियर। सपोज मुझे आपको 2,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी होती है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ 11 महीने की ही सैलरी दी है, 22,000। लेकिन क्या मेरा इस साल का खर्चा 22,000 का है जितना मैंने कैश में पे किया? नहीं सर, अभी एक महीने की सैलरी आपको और देना बाकी है, जिसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी आप कंसिडर करिए। और इस साल का आपका जो सैलरी का खर्चा बनेगा वो टोटल कितने का बनेगा, 24,000 का, ना कि 22,000 का। तो मैचिंग प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। इस साल का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए आपको इसी साल के एक्सपेंसेस और इनकम का आपस में कंपैरिजन करना चाहिए। उनके अंदर अगर किन्हीं और सालों की इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए तो उनको उठा के आप बाहर कर दीजिए। यहां आपसे बोला जा रहा है एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पीरियडिकली। हर बिजनेस का भैया एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हर एक साल खत्म होने के बाद हमें यह पता लगाना होता है हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड रिलेटेड रेवेन्यूज। इस साल के खर्चों का इस साल की इनकम से ही कंपैरिजन करना है, रेदर देन कैश रिसीव्ड और कैश पेड। इररिस्पेक्टिव कितना कैश आया कितना कैश गया। यहां देख सकते हैं कैश इस साल कितना गया, 14,000, लेकिन खर्चा इस साल का कितना था, 12,000। तो खर्चा कितना कंसिडर किया जाएगा, 12,000। यहां देखिए कैश कितना गया, 22,000, लेकिन खर्चा कितना काउंट होगा इसमें, 24,000, क्योंकि एक महीने का सैलरी अभी मैंने पे नहीं किया, लेकिन है तो वो इसी साल का ना, इसलिए उसे भी कंसिडर किया जाएगा।
This concept should be followed while preparing financial statement to have a true and fair view of the profitability and financial position of the business. तो अगर आप करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना चाहते हैं, सही फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना चाहते हैं, तो इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. और अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, साल भर का खर्चा है 12,000 लेकिन जेब से चला गया 14,000, तो रिकॉर्ड कर लिया 14,000. इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे बच्चों गलत निकल कर आएगी. तो यहां बच्चों हमारे पास जो अगला प्रिंसिपल है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल और ड्युअलिटी का प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल आपकी अकाउंटिंग करने में कैसे हेल्प करेगा? अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं. एक इफेक्ट को आपको कहां रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड में. तो दूसरा इफेक्ट आपको कहां रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में. ऐसा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता जो कि वन साइडेड हो. हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज्यादा ही इफेक्ट होते हैं. सपोज बच्चों आप लोगों ने ना फर्नीचर परचेज किया है, कितने का? 10,000 रुपीज का. तो जैसे ही आप फर्नीचर परचेज करेंगे 10,000 का, हमारे बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 10,000 रुपीज से. ये लो भाई, पहला इफेक्ट हो गया. अब बस फर्नीचर लेकर आओगे क्या? पेमेंट नहीं करोगे अगले का? कंसिडरेशन नहीं दोगे? सर देंगे ना, कैश दे दो उसको. तो कैश नाम का एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. देखो हुए कि नहीं दो इफेक्ट, कि पहला फर्नीचर नाम का एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा कैश नाम का एसेट डिक्रीज हो रहा है. अरे सर ये तो कैश ट्रांजेक्शन था, क्रेडिट में करेंगे तब क्या होगा? भाई क्रेडिट में कर लो तब भी आपके दो इफेक्ट ही निकल कर आएंगे. फर्नीचर लेकर आया हूं 10,000 रुपीज का, एसेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. अभी पैसा नहीं दिया है, बाद में दे दूंगा, इट विल क्रिएट अ लाइबिलिटी. यहां पर आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज हो जाएगी. देखो हुए कि नहीं फिर से दो इफेक्ट. तो हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं. एक हिस्सा आपको कहां लेके जाना होता है? डेबिट साइड में. तो एक हिस्सा बच्चों आपको कहां रिकॉर्ड करना होता है? क्रेडिट साइड में. इज दैट क्लियर? According to dual aspect concept, every transaction entered into by an enterprise has two aspects, a debit and credit of equal amount. जब भी कोई भी एंटरप्राइज किसी भी ट्रांजैक्शन में एंटर करेगा, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे. एक कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में, और उतना ही इक्वल अमाउंट से एक कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में. सिंपली स्टेटेड, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट एंड वाइस वर्सा. इस लाइन को ध्यान से समझना. फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट इक्वल अमाउंट. डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे? बराबर होंगे. इन वन और मोर अकाउंट, एक से ज्यादा अकाउंट में. इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर ही होंगे. जैसे सपोज दो अकाउंट डेबिट साइड में आ गए, तो उसका जितना भी वैल्यू होगा ना, वो क्रेडिट साइड के एक अकाउंट के बराबर ही होगा. या क्रेडिट साइड में अगर दो से ज्यादा जितने भी अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, उन सब का टोटल ना डेबिट साइड के में जितने भी अकाउंट हैं उसके बराबर ही होगा. एंड वाइस वर्सा भी समझा दिया. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, टोटल एसेट्स, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज. वो हमेशा टोटल लायबिलिटीज के बराबर ही होंगे. टोटल लायबिलिटीज का मतलब होता है बच्चों इंटरनल लायबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल. एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसे हम बच्चों लायबिलिटी ही बोलते हैं. तो इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होते हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के. इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वैसे तो ये इसके लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. बहुत जल्दी बच्चों हम उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये जो एक आपकी फंडामेंटल इक्वेशन निकल कर आ रही है ना, कि हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए. बच्चों बिजनेस जो होता है ना, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है. बिजनेस का अपना खुद का कुछ भी नहीं होता है. सेपरेट एंटिटी थी ना, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग. बिजनेस जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उसका अपना खुद का कुछ भी नहीं है. उसके पास जितने भी एसेट्स होते हैं, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ये कहां से आएंगे? सर एक तो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो लाके देगा. तो ये हो गई आपकी कैपिटल. तो अगर आपने अभी तक उधार नहीं लिया है, तो बिजनेस के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे कैपिटल के. अब हमें और रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो अब बेटा अब हम लोग क्या करेंगे? सर अब एक काम करिएगा, आप उधार लेके जाइएगा रिसोर्सेज. इसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटी. तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से फंडेड होते हैं? अगर बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है तो वो है आपकी कैपिटल, और जो रिसोर्सेज आपने उधार लेकर आए हैं वो हो गई आपकी लायबिलिटी. तो जितने भी एसेट्स हैं दे विल ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट. ये जो प्रिंसिपल है ना बच्चों, ये आपका एक्रूअल प्रिंसिपल का आधा हिस्सा है. एक्रूअल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जब जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको तभी रिकॉर्ड कर लो. इट डजंट मैटर वो कैश में सेटल हो रहा है कि नहीं. खर्चों को आप खर्चा उस दिन ही रिकॉर्ड कर लीजिएगा जिस दिन उसको पे करने का ऑब्लिगेशन आ जाता है, इररिस्पेक्टिव आप उसको कब पे कर रहे हैं. इनकम को आप उस दिन इनकम रिकॉर्ड कर लीजिएगा जिस दिन आपको उसको रिसीव करने का राइट मिल जाता है, इररिस्पेक्टिव आपको कैश कब मिल रहा है. एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों वो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए कहां पे पढ़ लिया है. आपने सर उसको एक्रूअल में समझा दिया था. 25 मार्च को ना मैं आप लोगों को गुड्स बेच रहा हूं.
25 ऑफ मार्च को मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं, लेकिन आप इसका जो कैश है वो मुझे लाके दे रहे हैं 5 ऑफ अप्रैल को। तो दो अलग डेट है हमारे पास। पहला कि जिस दिन मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलना चाहिए, चलो जिस दिन मैं आपसे ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा हूं, वो डेट कौन सी है? 25 ऑफ मार्च। सेटल आप उसको कब कर रहे हैं? सर 5 ऑफ अप्रैल। तो 25 मार्च को मैंने आपको गुड्स बेचे हैं और इसके अगेंस्ट में आप मुझे कैश कब दे रहे हो? सर हम आपको कैश दे रहे हैं 5 ऑफ अप्रैल को। इज दैट क्लियर? अब यहां देखना, according to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized। मतलब इनकम को इनकम कब मानना है? when a transaction has been entered into। किस दिन ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा हूं आपके साथ? 25 मार्च को। तो मैं इसको अपनी इनकम भी किस डेट पे रिकॉर्ड करूंगा? 25 ऑफ मार्च को। एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। मुझे राइट मिल चुका है कि मुझे आपसे पैसा लेना है। तो वो राइट मुझे किस डेट पे मिल रहा है? वो राइट भी सर हमको 25 ऑफ मार्च से ही हमारे पास अधिकार आ गया कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं गुड्स के अगेंस्ट में। तो जिस दिन आप ट्रांजैक्शन में एंटर होते हो, जिस दिन के आपके पास अधिकार आ जाता है उस पर्टिकुलर का अमाउंट रिसीव करने का, उसी दिन की आपकी इनकम रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि जिस दिन आप रिसीव कर रहे हो। In other words, revenue is recognized in the period in which it is earned, whether received or not received during that period। आप अपनी इनकम उसी दिन में मान लेते हैं जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस दिन आप उसको रिसीव करने का राइट गेन कर लेते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आप रिसीव कब कर रहे हैं। एकदम क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये नाम से ही साउंड कर रहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे, हवा में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। इन सारे ट्रांजैक्शंस के पीछे उनका सबूत होना चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों वाउचर्स, जिनको आप आम शब्दों में कहते हैं बिल। हम जब भी कोई चीज परचेज करके लाते हैं, घर वाले क्या कहते हैं? उसका बिल ले आना, क्योंकि वो बिल क्या है भाई? वो उसका प्रूफ है कि आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन किया है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके पास रिकॉर्ड होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, सबके पीछे उनका कुछ ना कोई बिल होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। द वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मन से कुछ भी नहीं करना है, हर चीज के पीछे उसका कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ईच रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव एन एडवोकेट एविडेंस टू सपोर्ट इट। जो भी ट्रांजैक्शन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए, तभी जाके आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं कर सकते। एक प्रिंसिपल हमारे पास छोटू सा और है जिसका नाम है टाइमलीनेस प्रिंसिपल। टाइमलीनेस प्रिंसिपल। मुझे भूख लग रही है अभी और आप मुझे फूड दे रहे हैं रात को। मुझे भूख कब लग रही है? अभी। तो मुझे फूड भी कब मिलना चाहिए? अभी। अब जब मेरी भूख मर गई उसके बाद आप मुझे खाना लाके दे रहे हैं, कि मतलब का है क्या? नहीं है ना। वो यहां पर है कि जो यूजर्स होते हैं ना आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उन पे वो इंफॉर्मेशन टाइम पर पहुंच जानी चाहिए, सही समय पे। अगर जरूरी जानकारियां अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स तक नहीं पहुंचाई गई, बाद में दी जाने वाली जानकारियां उन्हें उनकी किसी भी काम की नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टाइमली इंफॉर्मेशन दो लेस रिलायबल, भले ही ठीक है थोड़ी कम हो वो इंफॉर्मेशन, शुड बी मेड अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर्स। जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से डिसीजंस लेते हैं, उन तक वो जानकारियां सही समय पे पहुंच जानी चाहिए जब उन्हें उस जानकारी की जरूरत होती है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। बाद में दी जाने वाली जानकारियां या जब उन जानकारियों का जरूरत ही नहीं है, तब वो जानकारियां अवेलेबल कराने से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां बच्चों हम लोगों ने लेक्चर 2 में हमने जो हमारे रिमेनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, वो सारे के सारे रिमेनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉन्सेप्ट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।